नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश में आज नई जनसंख्या नीति जारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे और इस नीति के तहत सरकार की कोशिश ये है कि बढ़ती आबादी पर लगाम लगाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसमें कई लुभावने प्रावधान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ सख्ती भी की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, तो कुछ ही क्षण में इस नीति की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो सकता है। जनसंख्या में स्थिरता लाने पर फोकस होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर अब सियासत भी लगातार गर्मा रही है। विपक्षी पार्टियां टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं, तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। 6 महीने के बाद है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल से आज तक ने बात की, जिसमें उन्होंने इस ड्राफ्ट के प्रावधानों की जरूरत पर क्या तर्क दिए, सुनिए जरा। क्या है ड्राफ्ट में, कैसे नियंत्रण होगी यूपी की जनसंख्या, बताइए दर्शक। देखिए, जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है और उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिनियम पारित होने के बाद या उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों को उससे वंचित ना किया जाए। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 1 साल के बाद लागू होगा। जैसे किसी संप्रदाय विशेष में 1 से अधिक पत्नी रखने का चलन है, तो अगर उस व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नी है तो टोटल बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है, तो ऐसा पुरुष सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चारों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो वो संबंधित पत्नी सुविधाओं का लाभ पा सकेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों की संख्या 2 तक नियंत्रित कर रखी है। एक बच्चा वाला जो आपका प्रावधान है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों? देखिए, एक बच्चे वाला प्रावधान ये है कि जो बीपीएल परिवार है वो एक बच्चे के बाद अगर नसबंदी करा लेता है तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन तक उस बच्चे की पूरी शिक्षा, चिकित्सा वो राज्य सरकार करेगी। और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे एमबीए है, आपका बीटेक है या मेडिकल है, तो ऐसे बच्चों को दाखिले में वरीयता दी जाएगी। अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता है और बेनिफिट भी ले लेता है तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता है तो सबसे पहले तो ये है कि उसके जो इंसेंटिव्स हैं वो सब विड्रॉ कर दिए जाएंगे और इसमें कोई दंडात्मक प्राविधान नहीं रखा है हमने। एक तबका होगा जो आपके इस डिसीजन से शायद नाखुश होगा, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, तो एज अ कैसे डील करेंगे? हमारा प्रयास ये होगा कि कोई भी नाखुश ना हो, और अगर आप सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, प्रदेश के टैक्स पेयर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप विपरीत दिशा में ही चलेंगे तो आपकी मर्जी। और विपक्ष की नई जनसंख्या नीति के जारी होने को लेकर इस बात की बहस अब तेज हो गई है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिर असम की राह पर यूपी को भी क्यों आगे बढ़ना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर रहा है। देश की बढ़ती आबादी पर पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं, लिहाजा उस पर लगाम लगाने संबंधी कानून का प्रावधान असम में शुरू भी हो चुका है। अब इसकी तैयारी यूपी में।
आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की मौजूदा आबादी करीब 22 करोड़ है, यानी देश की करीब 17% आबादी यूपी में रहती है। राज्य की जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन की आबादी से भी ज्यादा है। तर्क है कि इतनी बड़ी आबादी को समुचित सुविधाएं देना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की माने तो बढ़ती आबादी विकास और सामाजिक समरसता के लिए बाधक है। साथ ही योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष पर भी गिरिराज सिंह पलटवार कर रहे हैं। भारत के अंदर बढ़ती हुई आबादी अगर हम केवल चाइना से करते हैं तो 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसे राजनीति की नजर से नहीं, इसे वोट की नजर से नहीं, हिंदुस्तान की नजर से, विकास की नजर से, सामाजिक समरसता की नजर से देखेंगे। महीना भर पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था कि राज्य में 2 बच्चे की नीति लागू होगी, जिसका सीधा कनेक्शन सरकारी योजनाओं से होगा, नौकरियों से होगा। ठीक वैसा ही जैसा कि यूपी के विधि आयोग ने अपने ड्राफ्ट में सुझाव दिया है। अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार इस पॉलिसी को लागू करने के लिए फास्ट ट्रैक तौर पर जुटी है। उनके मुताबिक अगस्त तक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। We have also already our service rule is passed that children up to 2 children 19 years of age, all these things already there. I will take another press conference because we are going to notify that in a month or so. Ours is already in place, but UP is trying to do it through an act. We have done that through resolution in Assembly. वैसे यूपी और असम से पहले भी कई राज्यों ने 2 बच्चों की नीति को आंशिक तौर पर अपनाया है। इसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के अभिभावक को ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सरकारी नौकरी के अयोग्य भी माना है। ऐसे में यूपी की जनसंख्या नीति के बाद कई अन्य राज्यों में भी ऐसी नीति को लेकर गंभीरता से विचार होने लगा है। गुवाहाटी से हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। सीधा चलेंगे मेरे से भी समझ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। समझ, सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है वो सियासत को लेकर, टाइमिंग को लेकर। देखिए, टाइमिंग को लेकर लगातार जो है आवाज उठ रही है, चाहे विपक्ष हो, एक पर्टिकुलर तबका हो, उनका यही कहना है विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, इसलिए इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं जिससे असल मुद्दों से डाइवर्ट किया जा सके। देखिए, कल ड्राफ्ट आता है, एएन मित्तल साहब खुद बताते हैं आज तक को कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और आज ही जो है सीएम योगी अपने ही आवाज पर पॉलिसी को एक तरह से आगे ला रहे हैं। तो जो कवायद है वो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूर है, पर जैसा कि सियासत को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक है, बहुत आम है। पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कवायद ये है यूपी सरकार की कि जो बर्थ रेट है उसको लोअर डाउन करना है 2.1% में 2026 तक, तो वहीं 2030 तक 1.9% करने की कवायद है। पहले ये पॉलिसी यूपी में थी 2000 से 2016 तक, पर क्योंकि 4 साल से कोई यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं थी, इसलिए इसका आना जरूरी था और नीड ऑफ द आवर था उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसको लेकर ये आ रही है। हालांकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी के घेरे में आ रही हैं। यूं तो 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड नॉर्म लोगों को पसंद आ रहा है कि इसमें इन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, लोकल बॉडी पोल नहीं लड़ पाएंगे जो ये फॉलो नहीं करेंगे, जो फॉलो करेंगे उनको सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे, 2 बच्चों वालों में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, हाउस टैक्स में सुविधा मिलेगी, बिजली बिल में राहत मिलेगी, 1 बच्चे वाले केस में 80,000 मिलेंगे, बच्चा लड़का होने पर और लड़की होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर इन सबको अवेल करने के लिए वैसे टॉमी को भी एक तरह से लगा दिया गया है। तो हालांकि एन मित्तल ने साफ बताया था कि चेंजेस हो सकते हैं, 19 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, पर सियासत की जो बात है वो कब नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि
खाली उत्तर प्रदेश ही को, यूं तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कहा जाता है, पर ये समस्या जो ओवर पॉपुलेशन की है, जनसंख्या की है, ये पूरे भारत की है। तो लोगों का ये कहना है कि पूरे भारत में ही क्यों नहीं और खाली यूपी में क्यों नहीं। तो इस वजह से जो टाइमिंग की आपने बात कही अभी, इस वजह से टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक चुनाव अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में, इस वजह से यहां पर इस समय को लाना एज पर ऑपोजिशन माइंड डाइवर्ट जो चीजें हैं। एक सवाल और है, जो सुझावों के लिए समय सीमा रखी गई है 19 जुलाई, जो सुझावों के लिए समय सीमा रखी गई है वो भी उतना ही नहीं है। यही बात विपक्ष कह भी रहा है कि सुझाव मांगे नहीं गए और पहले ही ऐलान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो सुझाव की सीमा रखी गई है 19 जुलाई, आप मान के चलिए आज 11 जुलाई, लगभग एक हफ्ते का समय है जिसमें कि लोगों को वाया मेल जो अपलोडेड वेबसाइट है कमीशन की, यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट है उस पर अपलोडेड है, वहां पर अपनी क्वेरीज देनी है। सवाल एक बड़ा ये भी उठता है, जो विपक्ष भी उठा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि आप अगर मेल करते भी हैं तो कितनी जल्दी वहां से इसका रिप्लाई या फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली चीज होगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको लेकर जो है राय मशवरा हो रहा है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का भी कहना है, वो एक पक्ष को मान गए हैं, जो एक बच्चे वाला पक्ष है उससे वो बहुत सहमत नहीं है और उसको लेकर वो खुद भी सरकार से बातचीत करने वाले। तो कई इसमें समर्थ मैं रोकूंगी। बिल्कुल, आपने वीएचपी का जिक्र किया, हम जरा सुनवा देते हैं कि इसको लेकर किस तरह की बहस हो रही है मौलानाओं और वीएचपी के बीच में। इस समय जनसंख्या को लेकर दो प्रकार की समस्याएं भारत में हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन और दूसरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। ये दोनों ही समस्याएं देश के लिए खतरा निर्माण कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है, इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वही वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि आज वो अनाउंस करेंगे। जो सबसे प्रभावित, सबको प्रभावित करने वाली, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली जो नीति है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से चर्चा होनी चाहिए। ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ अब बोल रहे हैं। जनसंख्या नीति को लेकर आज योगी आदित्यनाथ विश्व जनसंख्या दिवस के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा और यही पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब से कुछ ही क्षण बाद इसका ऐलान भी करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस पर यह कार्यक्रम और जनसंख्या नीति का ऐलान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बीच सियासत किस कदर हो रही है वो भी लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे और दिखा रहे कि किस तरीके से सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ क्या इसकी जरूरत है और क्यों जरूरत है उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। समर्थ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और समर्थ, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इंतजार जब तक हम मुख्यमंत्री का करेंगे, उस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि विपक्ष में इस बात को लेकर दबे शब्दों में ही सही हामी तो भरी जा रही है कि इसकी जरूरत है, लेकिन क्योंकि सियासत करनी है तो इसको लेकर तमाम तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं।
देखिए, ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक विश्व स्तरीय मसला है। किसी देश का अगर देश से जोड़ने, प्रदेश से जोड़ने बहुत छोटी बात हो जाएगी। तो इसको लेके वो अगर इसमें ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो वो खुद ही कटघरे में आ जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, टाइमिंग की बात है। बिल्कुल टाइमिंग की इसलिए बात है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन को लेकर हो रहा है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी स्कीम यूपी सरकार लाएगी वो भी राजनीति के घेरे में आएगी और कटघरे में खड़ी जाएगी। उसको लेकर सवाल होंगे, टाइमिंग को लेकर सवाल होंगे। तो ये सारी चीजें देखी जा रही है। जैसे कि जब ट्रस्ट पर आरोप लगा तो भाई सरकार ने कहा कि ये टाइमिंग को चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये इस तरह की स्कीम जब भी आती है तो इस तरह के सवाल उठते हैं। पर सरकार के लिए जो बड़ा मसला होने वाला है वो ग्रामीण इलाकों में इसको कैसे वो अवेयर करवाएंगे। क्योंकि शहर पे हो सकता है इनका ये फॉर्मूला चल जाए, ये लोग मान जाए। पर आपने जिस तरह से देखा होगा जब कोविड आया था तो ग्रामीण इलाकों में लोगों ने वैक्सीन का जो चीजों को समझने में कितना टाइम लगा दिया, उनके हिसाब से कोरोना था ही नहीं। पर तो अब ये जो नीति है, स्पेशली क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन से कनेक्ट करती है, लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो गांव का जो एरिया है वहां पर लोगों को सरकार कैसे समझाएगी इस नीति के बारे में, और कैसे ग्रामीण इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या चीजें बताएंगे, ये देखने वाला होगा, रोचक होगा कि ग्रामीणों का इस जो नीति पॉपुलेशन वाली है, जिसका योगी आदित्यनाथ आज जो है बताने वाले हैं, और जो कल जो ड्राफ्ट आया है वो जब कुछ टाइम बाद एक एक्ट में तब्दील होगा, उसको जो ग्रामीण तबका है उत्तर प्रदेश का वो किस तरह से लेता है, ये देखने वाला होगा। क्योंकि कोविड में जिस तरह से चीजें हुई वो सबने देखी। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो ग्रामीण इलाका उत्तर प्रदेश का हुआ। रीजन भले पंचायत चुनाव रहा हो, पर लापरवाही भी एक रीजन था उनके एंड से, क्योंकि वो समझ नहीं रहे। तो यहाँ पर ये सीन है कि वो देखते हैं वो कितनी जल्दी इस चीज को ग्रास्प करते हैं, और ये जो नई नीति है इसको लेकर उनका क्या रुख होता है। समर्थ, यानी ग्रामीण इलाकों को लेकर क्या होगा सरकार का रोड मैप। तो उत्तर प्रदेश से 2 बड़ी खबरें, जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाले योगी आदित्यनाथ, लेकिन चुनावी हिंसा को लेकर क्या कह रहे अखिलेश यादव, हम आपको वो सुनवाते हैं। और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने, लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है। का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री अमित सिंह जी से कि कृपया मंच तक आएं, और श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप जी कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधारें।
यादव को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच नई जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो चुका है, पुस्तिका जारी हो चुकी है नई नीति की। तालियां जरूर होनी चाहिए इस सुंदर सौभाग्यशाली क्षणों के लिए। लखनऊ में एक कार्यक्रम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति को लेकर पुस्तिका जारी कर चुके हैं। बहुत सारी बातें, हालांकि इसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। 19 तारीख उसकी एक डेडलाइन रखी गई है। कुछ सुविधाएं जो 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिलेंगी, उसका जिक्र इसमें है। जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता लगातार हो रही है और प्रदेश के विकास के लिए इसकी वृद्धि दर को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बेहतर सुविधाएं हर किसी को मिले और जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम हो, इसी को लेकर मुख्य मकसद है। और साथ ही छोटा परिवार खुशहाली का आधार हो सकता है। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या
स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे।
IMR 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है, और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर है, ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें, और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी, और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 आरटीपीसीआर की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है, 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई हैं। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी, और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की जिससे जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा BSL लेवल 2 की जो हमारी RT-PCR लैब्स हैं ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है, और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक CHC PHC लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक CHC PHC हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक CHC PHC को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी माननीय व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है, और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए, हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है। ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे, और मेरा ये मानना है CSR से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर CHC PHC तक हमें हेल्थ ATM को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने हमारे अभी तक CHC PHC हैं इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ ATM हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ ATM बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है।
और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर दो नौ दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए RT-PCR के लैब्स के उद्घाटन के लिए CSC-PSC ऐप के लिए और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर डिपार्टमेंट में अच्छे कोऑर्डिनेशन से इस नीति को अमल में लाया जा सकता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की जरूरत है हर डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया, जिस तरीके से कोरोना में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है कोरोना के केसेस को काबू में करने के लिए हर डिपार्टमेंट हर मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारी रही है और उन्होंने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ठीक उसी तरीके से इस पर भी आगे अमल किया जाएगा। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है, योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र भी किया। कोरोना काल में यूपी सबसे ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए, इसका जिक्र भी वो कर रहे थे। जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने कहा और कहा कि जनसंख्या नीति का हर नागरिक से संबंध है। यूपी में पंचायत चुनाव जीत से बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है। हालांकि कई इलाकों से आ रही हिंसा की खबरों से बीजेपी नेतृत्व चिंतित भी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से आज तक ने खास बात की। ये बताइए कि जो चुनाव के अब नतीजे आए हैं किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या ये जनता का मैंडेट है या आप लोगों की मेहनत का नतीजा है? राज्य के उत्तर प्रदेश के जन सामान्य जनता जनार्दन के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, मैं राज्य के जनता जनार्दन का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ता और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का जो नेतृत्व राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले में जो मिला है और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार परिश्रम किया गांव गली खलिहान तक, उसका परिणाम रहा आज राज्य के अंदर विजय मिला है। लेकिन आदरणीय योगी जी की नीतियों का, आदरणीय मोदी जी के जो नीतियां हैं, उनकी कार्य योजना है और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की जो नीतियां, उनकी कार्य की योजना है, जनता ने उसको स्वीकार किया, जिसका परिणाम रहा आज हमें जीत सुनिश्चित हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। तो आप श्रेय किसको देते हैं? हृदय से मैं बधाई देता हूं। मैं नेता को भी देता हूं श्रेय और कार्यकर्ता को और जनता जनार्दन को भी, और जिसके कारण आज ये जीत मिली है पार्टी। लेकिन आपकी इस जीत पर सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खड़ा किए हैं और उन्होंने यूपी तक से बातचीत में कहा कि ये गुंडई की गई है, ये पूरी तरीके से डीएम और एसपी को बैठ करके रणनीति बनाई गई है और ये जीत बीजेपी की नहीं है, ये जीत सरकार और प्रशासन की। देखिए, गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी सरकार बनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनी है, गुंडा और गुंडागर्दी, मुस्लिम तुष्टीकरण, धन तंत्र, लाठी तंत्र के खिलाफ ये सरकार बनी है। तो आदरणीय योगी जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडई नहीं हो सकता है। यदि जो लोग गुंडई करेंगे, चाहे कोई हो, उनको सजा मिलेगी भाई, उन पर मुरव्वत नहीं होगा, किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। जहां भी घटनाएं घटित हुई हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही है और आदरणीय योगी सरकार उसको त्वरित कार्रवाई कभी भी माफ नहीं हो सकता। गुंडों को, गुंडागर्दी को कभी छूट राज्य के अंदर है ही नहीं है। लखीमपुर की एक तस्वीर वायरल हुई, किस तरीके से एक महिला को पकड़ने की कोशिश हुई, उस महिला के साथ बदसलूकी हुई, इसी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कल ही हुआ। जहां तक मेरे को जानकारी है कि वो निर्दल
के साथ घटना घटित है, लेकिन त्वरित कार्रवाई हुई। जो दोषी थे उनको सजा मिला, या जो अधिकारी दोषी थे, योगी सरकार, मैं फिर स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं, 4 साल के अंदर योगी सरकार के कार्यकाल में संगठन और सरकार किसी गुंडे माफिया को बचाने का काम नहीं किया है। जो भी इस प्रकार के हरकत करेंगे वो बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए सरकार अपना निष्पक्ष निर्णय और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दे। भाई, ये सपा बसपा की सरकार थोड़ा है, यहां निष्पक्ष चुनाव होता है, अलग प्रकार का चुनाव, और सब जगह निष्पक्ष चुनाव हुए। हमारे कई वरिष्ठ लोगों के चुनाव क्षेत्र में हम हारे हैं।